वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज का हमारा इशू या चैलेंज ये है कि रिश्तों में तवाज़ुन कैसे पैदा किया जाए। आपने अक्सर एक कपल को इस बात पे लड़ते हुए देखा होगा कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देती हूँ, बहुत काम करती हूँ। दोनों पार्टीज़ का यही क्लेम होता है और इनके बीच में इंसाफ कौन करे, कौन कहे कि हाँ भाई इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। असल बात यह है कि उस कंट्रीब्यूशन में बैलेंस होना ज़रूरी है। दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, दोनों एक दूसरे के कंट्रीब्यूशन को इज्जत की निगाह से देखें और उसको एक्नॉलेज करें, क्योंकि एक इंसान अगर कोई काम अपना फ़र्ज समझ के कर भी रहा होता है फिर भी उसको वैलिडेशन की ज़रूरत होती है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। मर्द के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है कि उसकी लाई हुई कमाई को, उसकी मेहनत को, उसके काम को, उसकी कंट्रीब्यूशन इन द हाउस होल्ड को रिस्पेक्ट किया जाए, एंड लाइकवाइज फॉर अ वुमन। लेकिन यहाँ पे हम कहीं ना कहीं गलती करते हैं। ख़वातीन मर्द हजरात को एज अ प्रोजेक्ट ले लेती हैं कि नहीं भी इनकी जितनी कमियाँ हैं, कोई प्रॉब्लम है, इनके साथ अगर इमोशनली कोई ट्रॉमा गुजरा है या इनको गुस्सा बहुत आता है तो आई विल बी मोर अंडरस्टैंडिंग होना अच्छी बात है, लेकिन एक पॉइंट पे जब आपको वो बोझ लगने लगे तब आप किसी के काम नहीं आ सकती। तो आज चलिए इसी बारे में बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, माहिर नफ्सियात भी हैं, नीलम नाज। अस्सलाम वालेकुम नीलम। वालेकुम अस्सलाम। नीलम, मुझे बताएं, मेरे ख्याल में इस वक्त सोसाइटी की डिबेट ही इस बारे में है। जब हम इक्वालिटी, जेंडर गैप, इसकी जब बात कर रहे होते हैं तो आई थिंक व्हाट वी रियली क्वेश्चन इज द बैलेंस इन रिलेशनशिप। ये बैलेंस कैसे कायम किया जाए? देखिए, बैलेंस अगर हम कह रहे हैं कि 25 की एज में जाके या 30 की एज में जाके एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, हमें उससे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। हम अपनी बच्चियों को जिस तरह रेस कर रहे हैं और अपने बच्चों को जिस तरीके से रेस कर रहे हैं, क्या उसमें तवाज़ुन है? हम जो एक्सपेक्टेशंस फॉर फीमेल्स कि फ्यूचर में तुमने जाकर क्या करना है और मेल्स के लिए फ्यूचर में तुमने जाकर क्या करना है, इज इट द सेम पैरामीटर्स जो हम सेट कर रहे हैं? फॉर इंस्टेंस, हम फीमेल्स को हम उनको रेस करते हैं कहने के लिए कि देखो तुम अपने कपड़े तय करके रखो, तुम थोड़ी सुघर हो जाओ, तुम कल को दूसरे घर में जाओगी तो वो क्या सोचेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम यहीं से इंड्यूस कर रहे हैं कि उसको नर्चरर होना है, उसको दूसरों का ख्याल रखना है, उसने अपना कमरा साफ रखना है, इसलिए नहीं कि सफाई अच्छी बात है बट इसलिए कि कोई और क्या सोचेगा। देखिए, मोटिवेशन कोई भी हो, हम इस पे भी बात नहीं करते नीलम। ऐसा करते हैं कि मैंने अपना जो आज का कंटेंट है उनको कुछ सवालों पे डिवाइड किया और ये चाहूँगी मैं कि ये सवाल आप अपने आप से अपनी रिलेशनशिप में करें। मैं यहाँ पे जिस चीज़ को टारगेट करना चाह रही हूँ, कोई भी पार्टी, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, जब उसको लगने लगे कि इस रिश्ते का ज़्यादातर बोझ, इसकी ज़्यादातर जिम्मेदारी मैं उठा रही हूँ और अगले बंदे से मुझे सपोर्ट नहीं मिल रही, that is when we have a problem. So let's start with the first question. नीलम, अगर पहला सवाल इंसान ने अपने आप से ये करना हो कि हमारी जितनी इंटरेक्शन दो लोगों के बीच में होती हैं उसमें who is acting as a grown up, यानी किसको ज़्यादा मैच्योर, किसको ज़्यादा वाइज बनना पड़ता है। हम अक्सर आदमियों को कहते हैं ना भाई उनको तो गुस्सा आ गया, उसने गुस्से में ग्लास तोड़ दिया। खातून ऐसा नहीं करती इन मोस्ट केसेस, तो फिर इसको कैसे लेके आए? अगेन देखिए, जो रिलेशनशिप होती है ना वो बैलेंस पे चलती है, उसके बगैर वो चीज़ चल ही नहीं सकती। एक पॉइंट आएगा जहाँ पर एक ब्रेकडाउन हो जाएगा। और ये अगर हम कहते हैं कि किसी ने एक जिम्मेदारी ले लेनी है फॉर एवर टू बी द ग्रोन अप, ये पॉसिबल ही नहीं है ना, ये हेल्दी नहीं है, राइट? तो यहाँ पर आती है आपकी कम्युनिकेशन, आपके हस्बैंड से अंडरस्टैंडिंग। ऑफ कोर्स पहले उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स को समझना, एक दूसरे को जानना कि कौन सी चीज़ों पे गुस्सा आता है। अगर मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड को लेट होने पर वो चिढ़ जाते हैं, राइट? नाउ दिस इज समथिंग दैट आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर। लेकिन वाइस वर्सा, अगर उनको पता है कि मुझे अगर उन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया या मुझे बाहर लेकर नहीं गए 15 दिन में, तो वाइफ जो है वो रिग्रेस एक्ट करेगी, वो नाराज हो जाएगी। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर यू हैव टू कीप शिफ्टिंग दीज रोल्स और ये चीज़ बहुत जरूरी है। अगला सवाल जो मैं आपसे करना चाहूँगी कि हमें ये सेगमेंट हमारा इसलिए भी कि सेल्फ अवेयरनेस हो। ख़वातीन अक्सर किसी का बुरा रवैया है तो वो सबके सामने, दोस्तों के सामने और इवन अपने आप से उस बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए एक्सक्यूजेस बनाती हैं। क्या ये भी एक टेल साइन होना चाहिए कि आपके रिश्ते में तवाज़ुन नहीं है? बिल्कुल। और देखिए, कोई भी चीज़ अगर कंसिस्टेंटली हो रही है, चले एक आध दफ़ा तो आपके कोई लाइफ में स्ट्रेसर आ गया, कोई आपका रिएक्शन आ गया और कभी कभार आप गुस्सा या नाराज़गी उससे इजहार करते हैं जो आपसे क्लोज होता है, तो हम जाने देते हैं। बट अगर कंसिस्ट आपको किसी के लिए एक्सक्यूज़ बनाना पड़ रहा है, जिस तरह कोई जवाब नहीं दे रहा मैसेज का, समबडी इज़ नॉट अवेलेबल, आपके इतना करने के बाद भी वो एक्नॉलेज नहीं कर रहा, इवन आफ्टर यू आस्किंग फॉर इट आउटराइट पोलाइटली आप उस चीज़ को डिमांड कर रहे हैं,
बात करने की कोशिश करें कि बताओ क्या हुआ है, व्हाट्स गोइंग ऑन विथ यू, डोंट लुक वेल, फिर भी वो आपको बार बार हार्शली रिएक्ट कर रहे हैं, या अगर एक खास रवैया है, आपको पता है कि बदतमीजी हो रही है, सख्त अल्फाज का इस्तेमाल हो रहा है, फैमिली इवेंट्स को मिस कर रहा है, तो अपनी वालदा के सामने, अपने बहन भाइयों के सामने अगर आपको एक्सक्यूजेस बनाने पड़ रहे हैं, सो यू नीड टू हैव अ कॉन्वर्जेशन। तीसरा सवाल जी जो आप अपने आप से करना है कि क्या इस रिश्ते में जो ज़्यादातर बोझ है, जिम्मेदारियां हैं, वो मैं उठा रही हूँ। ये फाइनेंशियल भी हो सकती हैं, घर के कामों में भी हो सकती हैं, और छोटी छोटी चीज़ें, यानी अगर आप रेगुलर डिविजन्स में भी देखें नीलम, ये कहा जाता है कि जो बाहर मर्दों के काम है, पानी की मोटर ख़राब हो गई है, बल्ब ख़राब हो गया, पता चला वो भी अगर खातून खाना कर रही है, नथिंग रॉन्ग विद दैट, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको इस बात पे गुस्सा आने लगेगा कि सारे काम मैं ही करती हूँ। बिल्कुल। और देखिए दूसरी बात ये है कि बिहेवियर से ज़्यादा हमें जो प्रेशर फील होता है इमोशनल, राइट, कि जब हमें इमोशनल जिम्मेदारी किसी भी रिलेशनशिप की हर वक्त निभानी पड़ती है, स्पेशली फॉर फीमेल्स, ये वाली चीज़ बहुत टैक्सिंग हो जाती है, क्योंकि हम लोग रेज हुए होते हैं एक एक्नॉलेजमेंट पे। मेन आर नॉट दैट एक्सप्रेसिव, ना ही वो वर्बली डिमांड करते हैं कि उनके काम को बार बार सराहा जाए, लेकिन फीमेल्स नीड दैट। तो अगर आपको लगता है, पहली बात तो एक्नॉलेज करें, अगर आपकी नीड है, अगर आपको अच्छा लगता है, आपने अच्छा खाना बनाया तो लोग तारीफ करें, इट्स अ हेल्दी थिंग, राइट। अच्छा, कुर्बानियों के बारे में भी एक सवाल है, यानी अगर आपको लग रहा है कि शुरू में तो मोहब्बत में, लोगों के प्रेशर में, या जेन्युइनली मोहब्बत में आपने कुछ डिसीजंस लिए, लाइक लड़कियां कहती हैं कि भाई मैंने काम नहीं करना चाहिए, फाइन, मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, या मैंने फलानी तरह से ड्रेस होना छोड़ देना है, लेकिन कहीं ना कहीं खवातीन ने एक रजिस्टर रखा होता है जिसमें वो अपनी तमाम कुर्बानियों की एक लिस्ट बना रही होती हैं। देखिए दैट्स वेरी अनहेल्दी। देखिए पहली बात तो ये है, जब आप किसी रिलेशनशिप में एंटर हो रहे हैं तो एक फॉल्स पॉजिटिव दिखाना खुदारा प्लीज छोड़ दें। एक्सेप्ट करें कि आपने पूरी जिंदगी उस शख्स के साथ रहना है, तो जो चीजें आप कर सकती हैं उन्हीं के साथ कमिट करें। हाँ, मैं तुम्हारी सास का भी ख्याल रखूँ, अपनी सास का भी ख्याल रखूंगी, फुप्पो का भी करूंगी, सब कुछ करूंगी, एग्जैक्टली, साड़ी भी नहीं पहनूंगी, बाल भी नहीं डाई कराऊंगी, ये सब आपसे नहीं होगा, उतना करें जितना आप कर सकती हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, फिर इसके अलावा जब आपको बार बार, एक तो हमने कहा कि रीजंस आपने उसके लिए बना लिए, और फिर उसके बाद आपको कहीं ना कहीं अगर रिलेशनशिप में ये लगने लगे कि मेरा फायदा उठाया जा रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, कि आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी दफा अपनी बताती भी हूँ कि मुझे इस बात से तकलीफ हुई है या तुमने गलत किया है, पलट कर ब्लेम आप पे आ जाए। यानी अगर आपने मिसाल के तौर पर ये कहा कि आपका रिएक्शन आउट ऑफ प्रोपोर्शन था, आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, और अगला बंदा पलट कर ये करे लेकिन तुम्हें पता है मुझे इन बातों पर गुस्सा, तुमने हरकत ही ऐसी की कि मुझे गुस्सा आना ही था, यू नो, तो ऑब्वियसली अगेन देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि आपने एक इमोशन फील किया, आपने बात करने की कोशिश की, लेकिन आपको लग रहा है कि आपको कोई सुन नहीं रहा है, जिससे आप बात करना चाह रहे हैं वो सुन नहीं पा रहा है, तो दिस इज अगेन नॉट हेल्दी। लेकिन इसमें आपने ये भी मेक श्योर करना है कि जब आप उस शख्स से बात कर रहे हैं इस इशू के बारे में, पहली चीज तो आपने यही करनी है, कम्युनिकेशन इज द ओनली की, ठीक है। और हर रिलेशनशिप गिव एंड टेक पे बनता है, बच्चे के साथ ही चाहे क्यों ना हो, अगर आप कुछ दे रहे हैं यू डू एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न, चाहे वो रिस्पेक्ट हो, चाहे वो एक्नॉलेजमेंट हो, चाहे वो वैलिडेशन हो। अब नीलम, इसमें फिर एक सवाल पैदा होता है कि कई दफ़ा ख़वातीन जब अपनी इमोशनल नीड्स कि भाई मुझे मेरी बर्थडे पे तोहफ़ा दो, मेरी तारीफ़ करो, इसका जब वो यानी इजहार करती हैं, तो उनको हस्बैंड की तरफ से भी और घर वालों की तरफ से भी गिनवाया जाता है, ऑल द थिंग्स ही डज फॉर यू, एंड दोज आर प्रोबेबली बेसिक्स कि भाई तुम्हें कमाकर तो ला के देता है, देखो चीट तो नहीं कर रहा, कोई शराब तो नहीं पीता, तो वो फिर सोचने लग जाती है कि हाँ शायद मेरी नीड सही नहीं है। अगेन देखिए, क्योंकि एक इंसान है ना, इसको ग्रो करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, राइट। पूरा फील करने के लिए, एक रिलेशनशिप में हेल्दीली ब्लूम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, और वैलिडेशन, अप्रूवल, एक्नॉलेजमेंट, ये सारी चीज़ें ज़रूरत की हैं। हमें लगता है कि अगर कोई बुरी चीज़ ना हो तो रिलेशनशिप अच्छा है, लेकिन सिर्फ अच्छे रिलेशन की निशानदेही यही नहीं होती कि कोई नेगेटिव चीज़ ना हो, बल्कि पॉजिटिव्स भी हो। हम क्यों नहीं ग्रोथ की तरफ, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ बात कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ हेल्दी नीड, लेकिन अगेन बैलेंस में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हर वक्त आप डिमांड करते रहो, हर दूसरे दिन मुझे बाहर ले जाओ, ये करो। प्रैक्टिकल होकर अगर आप कम्युनिकेट करते हैं, और दूसरी चीज़ ये जो मैंने कहा गिव एंड टेक की बात होती है, आपने वो चीज़ देनी भी है, बट आपने वो आई वांटेड टू कम टू दैट। अच्छा, कई दफ़ा जब हम ये सेगमेंट करते हैं नीलम, तो लोगों का ख्याल होता है हम मेन बैशिंग कर रहे हैं। आई डोंट वांट टू डू दैट। मेन हैव नीड्स एज वेल, और उनका भी दिल चाहता है कि कोई उनके साथ तारीफ करे, क्वालिटी वक्त गुजारे। आप ये देखें, आमतौर पर यही सैक्रिफाइसेस दे दे के नीलम ख़वातीन इतनी तल्ख, इतनी बदमिजाज हो जाती हैं कि द मोमेंट दे सी देयर स्पाउस, उनके सहन पे,
उनकी ज़बान पर सिर्फ शिकवे होते हैं। True. आप खुद इमेजिन करें कि अगर आप एक शख्स के साथ बैठ के सिर्फ उसको टोक रहे हैं कि तुम्हारे खाने का अंदाज सही नहीं है, तुमने पैसे नहीं कमाए, तुमने मेरी फलानी बात पूरी नहीं की, वो बिल पड़ा हुआ है, तो आपसे चिढ़ने लगेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि उसको लगेगा कि इट्स जस्ट अ क्रिटिकल पर्सन, ठीक है, उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, या मैं कुछ अच्छा दे ही नहीं पा रहा हूँ इस रिलेशनशिप को, तो फ़ायदा ये क्या है कि मैं ट्राई करूँ, राइट। तो ये वाली चीज़ समझना। दूसरी बात ये, फीमेल्स आर जेनेटिकली मोर एक्सप्रेसिव वर्बली, ठीक है, हम ज़्यादा बातों के जरिए इजहार करते हैं, मेल्स जो होते हैं वो जेस्चर्स के थ्रू शो करते हैं। लेकिन फिर मेल इस बात पे परेशान भी तो होते हैं ना कि भाई ये ट्यूनिंग क्या आउट हो गई। पहले अगर आपने पसंद से शादी की थी या रजामंदी फैमिली के थ्रू आप अरेंज हुए थे, विद इन अ ईयर और 2 years आप भी अपने ऊपर एक एक तरह से अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन करें कि आपको सिर्फ उस शख्स की बुराइयां ही क्यों पता चल रही हैं। व्हाई यू फाइंडिंग एवरीथिंग रॉन्ग विद दैट पर्सन। हस्बैंड सही तरह ख्याल नहीं रखता, हस्बैंड साफ सफाई नहीं रखता, घर में हाथ नहीं बटाता, कुछ तो अच्छा होगा उस बेचारे में भी। और अगेन यहाँ पर दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि हमने रिलेशनशिप्स के एक आइडियल इमेज सेट किया हुआ है, पता नहीं हमने किसको एक रोल मॉडल बनाया हुआ है कि परफेक्ट रिलेशनशिप होता है और वो ऐसा ही होता है जिसमें हर वक्त सब कोई खुश खुश हो, द हैप्पी एंडिंग, द फेरी टेल, राइट। बट रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट। सच में ऐसा नहीं होता है, वो आपको डिसअपॉइंट भी करेगा, ठीक है, आप लोगों के झगड़े भी होंगे, मिसकम्युनिकेशन भी होगी, बट इट ऑल कम्स डाउन टू आपने रिजॉल्व किस तरह करना है, राइट। और अगर कुछ दफ़ा आप फर्स्ट पर्सन बन रहे हैं कि उस आइस को ब्रेक कर रहा है, तो कभी ना कभी उन्होंने भी लीड लिया है। एक सवाल के लिए मेरे ख्याल में कॉलर कॉल कर रहे हैं। वी हैव अ कॉलर, लेट्स टॉक टू देम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सिद्रा, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक है आया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। और आपकी सुबह सुबह आवाज़ इतनी हशाश बशाश होती है। आई लव योर एनर्जी लेवल। Thank you so much and I really want to appreciate both of you. मैं even I want to clap for you. देखें, बात ये कि आपने रिश्तों के एहसास की बात की ना, तो आपने इतनी अच्छी बात की, वेरी बैलेंस पर्सनालिटी है निद्रा, रियली, कि आपकी बात ने की ना, आपने औरत के जज्बात को भी समझा, मर्द के भी जज्बात को समझा। इसी तरह मर्द को, औरत मियाँ को अपने जज्बात का भी एहसास होना चाहिए और अपनी बीवी के जज्बात का एहसास होना चाहिए। और ये बात मैंने आने के बाद बहुत मेरी शादी को तकरीबन 22 years हो गए, लेकिन मैंने रियलाइज की, मैंने अपनी गलतियां भी रही। आई ऑलवेज मैं टॉक करता हूं कि मैं सिर्फ नहीं कहता। अच्छा याया, हमारे पास वक्त कम है, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। जहां हम रिश्तों में तवाजुन की बात कर रहे हैं, तो हर रिश्ते में तवाजुन की बात करते हैं। आई थिंक द बिगेस्ट प्रॉब्लम अ मैन हैज इज कि वो अपनी मदर और अपनी वाइफ के बीच में रिलेशनशिप को कैसे बैलेंस करे। इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे बिफोर नीलम वुड लाइक टू कमेंट ऑन दिस? औरत को, बीवी की हुकूक अपनी जगह रखें, उसकी रिस्पेक्ट अपनी जगह, माँ की रिस्पेक्ट अपनी जगह। यू हैव टू, आपको दोनों की जिम्मेदारी लेनी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया याया कॉलिंग इन। ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। क्या कहेंगी नीलम? बिल्कुल, ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है और हमने बिना किसी रीजन मेल्स को इस चीज से कर दिया। देखिए, पहली बात ये कि कंपटीशन क्यों, व्हाई द मदर और द वाइफ, ये हमें चूज क्यों करना पड़ता है, राइट। तो ये तो फीमेल्स को यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि क्या ये मेल की प्रेजेंस के बगैर क्या वो चीज़ें, कैन दे कम टू एन अंडरस्टैंडिंग कि ये एक चीज़ जो है, या एक चीज़ भी नहीं है, एक पूरा शख्स है, वो शेयर्ड है, राइट। उसकी इक्वेशन मदर के साथ डिफरेंट है और आपके साथ डिफरेंट है। जब शादी की शुरुआत होती है, टू इंटरप्ट यू, मुझे ये बताएं कि दिन के वही 24 घंटे हैं जिसमें उसने 8 घंटे एटलीस्ट सोना भी है, फिर उसके बाद उसने ऑफिस भी जाना है, तो बचे हुए वक्त में तवाजुन कैसे कायम किया जाए कि वाइफ को भी मिले, मदर को भी मिले, और बच्चे अगर हैं तो उनको भी थोड़ा बहुत खुद के लिए भी टाइम, खुद के लिए तो बहुत जरूरी है, राइट। देखें, इट्स ऑल अबाउट द क्वालिटी, इट्स सिंपली अबाउट द क्वालिटी। और अगर हम वही बात पर जाएं कि फीमेल्स की जो नीड होती है वो एक इमोशनल रिएश्योरेंस की होती है। अगर वो सिंपली, ठीक है, पूरे दिन में से टाइम निकाल कर एक अपनी मदर के मोबाइल पे फ़ोन करके सिर्फ उनसे पूछ लेता है, अम्मी आपने दवाई ली, अब उस मदर का पूरा दिन बन गया कि मेरे बेटे ने आज मुझे कॉल करके ये चीज़ पूछी। इट वॉज अ वेरी सिंपल, आधे घंटे का आधे मिनट का काम था ये कि आपने सिर्फ उनसे पूछ लिया। बट इट्स दीज जेस्चर्स दैट मीन अ लॉट, एंड सिमिलरली विद योर वाइफ एज वेल। आपने पूरा दिन उनके सामने बैठकर मोबाइल फोन यूज करना है, उस टाइम का कोई फायदा नहीं। डिनर पर गए हुए, लेकर तो गए, लेकिन इतना पैसिवली एग्रेसिवली लेकर गए कि वहां पर बैठकर भी बार बार जताए जा रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल नीलम, मुझे ये बताएं कि अगर आपके आस पड़ोस के लोग, आपकी फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसको पॉइंट आउट करें कि तुम्हारे साथ इस रिश्ते में ज्यादती हो रही है, इसमें तवाजुन नहीं है, तो आप क्या कहती हैं कि इसको किस हद तक इस पे कान धरने चाहिए, किस हद तक इसको इग्नोर कर देना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि आप ये देखें, जो आप लोगों को मशवरा दे रहे हैं, सजेशंस दे रहे हैं, वो आपके साथ कितने ऑनेस्ट है और कितने लॉयल हैं, राइट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर आपको लग रहा है कि आप खुद शेयर कर रहे हो और वो लोग ये चीज़ कह रहे हैं आपसे कि हाँ ठीक है, यू शुड आस्क फॉर मोर, तो देयर इज नो हार्म इन दैट, क्योंकि एक रिलेशनशिप है ना, अगर आप अपने स्पाउस से नहीं मांगेंगे तो फिर नेचुरली हम कहीं और वो चीज़ तलाश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जैसे एक आम फहम ज़बान में कहा जाता है कि जी दोस्तों ने या रिश्तेदारों ने पंप कर दिया और उस गुस्से में आके आपकी लड़ाई हो गई। नहीं देखिए, दैट्स नॉट द पॉइंट ना। अगर आप मांग भी रहे हैं तो आप किस तरीके से मांग रहे हैं और क्या चीज़ मांग रहे हैं, पहले तो इस चीज़ पे आप क्लियर हो कि मुझे चाहिए क्या। सिंपली अगर आप कह रही हैं कि आपको देखें, अब टाइम नहीं दे रहा अगर हस्बैंड, ठीक है, वो बता नहीं रहा कि वो कहाँ जा रहा है, तो दो तरीके ना इसको हैंडल करने के। या तो जैसे ही घर आए मैं उन पर फट पड़ूँ कि तुमने मैसेज नहीं किया, तो मुझे बताते नहीं हो, तो मुझे ये करते नहीं हो, ये वो। या दूसरा तरीका ये है कि मैं सिंपली कहूँ कि मुझे फिक्र होती है, व्हेन यू डोंट लेट मी नो वेयर यू आर, यू नो आई एम कंसर्न अबाउट यू। बात वही है, करने का तरीका डिफरेंट। अच्छा, और एक और चीज़ जो हमारी प्रॉब्ली आज का सबसे की पॉइंट होगा, ख़वातीन जब कोई बात करना चाहती है ना तो पूरा दिन हमारे जहन में वो बात होती है और हम उसको कई दफ़ा रिहर्स करते हैं कि ऐसे बोलेंगे, फिर यूँ डांटेंगे, फिर यूँ करेंगे। प्रॉबली द ओकेजन दैट यू चूज़ कि जब वो बात फाइनली की जाए, उसमें भी हम गलती करते हैं। हमारा टोन और हमारी चॉइस ऑफ वर्ड्स वो इतनी ज़्यादा कंप्लेनिंग या क्रिटिकल हो जाती हैं कि सामने वाला बंदा कहता है कि यहाँ पर इससे बात करके तो कोई फायदा है ही नहीं, क्योंकि ये तो खुद ही अदालत है, खुद ही इन्होंने फैसला भी कर दिया कि मैं मुकदमा लड़के फैसला कर लिया, तो मैं गलत हूँ, तो इसमें कुछ बात करने का फायदा नहीं। अच्छा, इसको करेक्ट करने के लिए मशवरा क्या देंगी नीलम? सिंपली देखें, पहले तो ये डायरी लिखें डायरी लिखें, डियर डायरी में सारे शिकवे कर लें पहले। एग्जैक्टली नहीं, देखिए पहले आप तो ये देखें कि ये चीज़ आपको इतना बॉदर क्यों कर रही है। अगर पूरा दिन आपके जहन में एक चीज़ घूम रही है तो उसके पीछे रीजन क्या है? आप इनसिक्योर फील कर रही हैं, आपको लग रहा है यू नॉट वैल्यूड बाय हिम, व्हाट इज द अंडरलाइंग थिंग दैट इज डिस्ट्रेसिंग यू? वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच नीलम फॉर बीइंग हियर। सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस में अपने इमोशंस को खुद समझें, किस बात पे आपको गुस्सा आ रहा है उसको जब आप थोड़ी देर, ठीक है गुस्से में रहना बहुत आसान होता है, लेकिन इस बात पे अपने आप पे सवाल करना कि मुझे गुस्सा एग्जैक्टली क्यों आ रहा है, मुझे दुख हो रहा है, मैं इग्नोर्ड फील कर रही हूँ, उस फीलिंग पे जाइए, यू विल बी एबल टू रिजॉल्व इश्यूज एंड आई होप कि यू आर एबल टू क्रिएट मोर बैलेंस इन योर रिलेशनशिप्स। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अब देखिए जी, अच्छा मौसम है अभी भी, स्प्रिंग की अगर बात की जाए तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि लोग जापान में चेरी ब्लॉसम्स की बात करते हैं। क्या आपको पता है कि हुंजा में, गिलगित बल्तिस्तान में एक ब्लॉसम्स नहीं 4 मुख्तलिफ किस्म के ब्लॉसम्स आपको मिलते हैं। आपको एप्पल ब्लॉसम मिलेगा, चेरी ब्लॉसम मिलेगा, एप्रिकॉट ब्लॉसम मिलेगा। यानी वाकई ये जो बाहर का सीज़न होता है, अगर आपने उसमें ब्रेक लेना है, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करना है शहरी ज़िंदगी से जो बड़ी तेज़ गाम है, तो आप रुख कर सकते हैं पाकिस्तान के भलाई इलाका जात का। उसमें यकीनन जहां हम डेस्टिनेशंस की बात करते हैं, आई एम पर्टिकुलरली वेरी फॉन्ड ऑफ द फेरी मेडोज़। आपको पता है इसका नाम जर्मन एक्सपीडिशंस ने फेरी मेडोज़, फेरी टेल मेडोज़ के नाम से लिखा था। यानी आपको लगता है कि कोई जादू, कोई देव मलाई कहानी में आप आ गए हैं, वहाँ सब कुछ हसीना है, शायद चलते चलते आपको कहीं सिंड्रेला और स्लीपिंग ब्यूटी भी मिल जाए, क्योंकि द होल एटमॉस्फेयर इज़ एग्जैक्टली लाइक जो हम बचपन में कहानियाँ सुनते थे। लेकिन इसी के बारे में कुछ बड़े अहम इशूज़ भी हैं कि वहाँ तक रसाई कैसे हो, प्लानिंग आप कैसे करें, क्या वहाँ पे, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 1-1.5 साल में टूरिज़्म बहुत बड़ी है, क्या वहाँ फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं या नहीं। तो मैं और मेरी टीम जब इस बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर रहे थे, वी फाउंड आउट अबाउट द फेरी मेडोज़ कॉटेजेस, जो कि एक ज़बरदस्त फैसिलिटी है वहाँ पे मौजूद। और अगर आप अपनी फैमिली के साथ एक परफेक्ट गेट अवे प्लान करना चाहते हैं, सो यू कैन गो टू देयर वेबसाइट, बुक इट अप। और आज हमने सोचा कि इस बारे में मज़ीद बात करने के लिए ये सिर्फ शुरुआत है। अभी मैं और मेरी टीम में पहले हम अपने स्टूडियो से बात करेंगे, फिर हो सकता है बहुत जल्द हम आपको अपने साथ लेके जाएं एंड वील शो यू व्हाट फेरी मेडोज़ एंड द फेरी मेडो कॉटेजेस आर ऑल अबाउट। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ आज मौजूद है फरमान अली साहब और मोहम्मद हाफिज़, आप दोनों डायरेक्टर्स हैं फेरी मेडो कॉटेजेस। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले फरमान साहब, अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करने लगे, इस बारे में बड़ी बात हो रही है कि इंटरनेशनल जरीदे भी अब पाकिस्तान को टूरिज़्म की एक परफेक्ट डेस्टिनेशन कह रहे हैं, बेस्ट केप्ट सीक्रेट कह रहे हैं। आपने जो अब टूरिस्ट या सयाह वहाँ पे आ रहे हैं, उनमें क्या तब्दीली देखी है? लोकल पाकिस्तानी सयाह हैं या बैरून मुल्क से आने वाले लोग ज़्यादा हैं? पाकिस्तानी तो मैम 2015-16 से शुरू हो गए, उससे पहले तो हमारे पास फॉरेनर ज़्यादा थे, सयाह ज़्यादा थे। जाकर 9/11 के बाद जो मुल्क की हालात ख़राब हुए, फिर ये है कि हमारे जो सयाह हैं वो कम हो गए और फिर पाकिस्तानी शुरू हो गए हमारे यहाँ। अभी तक पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पिछले 1-2 साल से
पार्टनर्स भी आना शुरू हो गया। सही। तो फरमान साहब, आपने कैसे सोचा, क्योंकि अच्छी खासी मैं हमेशा बात करती हूँ कि लोगों को शायद ये पता नहीं है कि पाकिस्तान में अगर आप कोई भी होटल प्रॉपर्टी या कोई बिज़नेस में इस तरह चाहते हैं, ठीक है हम चाहेंगे कि टूरिज़्म बढ़े, लेकिन जो आपका मुनाफे की शरह है वो हार्डली 3 से 4% है। यानी जितना लगता है, जितना कैपिटल इंटेंसिव होता है एक प्रॉपर्टी को बनाना और मैनेज करना, उतना मुनाफा ये कमाते नहीं हैं। तो मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ, व्हाट आई वाज लुकिंग एट द पिक्चर्स, इतने खूबसूरत कॉटेजेस बनाए हैं, तो आपको क्या बिजनेस इंसेंटिव इसमें नज़र आ रहा था? मैडम ये है कि शुरू में तो लोग आते थे वहाँ पे अपने कैंप और अपने ये चीज़ें लेकर आते थे, वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते थे उधर आकर। तो फिर मैंने ये काम शुरू की वहाँ पे कि लोगों को कम से कम ये फैसिलिटी दे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए वहाँ पे। तो इस तरह स्टार्ट हमने कैंपों से ली थी, आहिस्ता आहिस्ता अब हमने फ्लैट्स बनाए और कॉटेजेस बनाए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत मिले। और इससे फ़ायदा ये होता है कि पहले तो हम समझते थे ना कि भाई बैचलर्स का एक ग्रुप है, यंगस्टर फ्रेंड्स हैं, वही कैंपिंग कर सकते हैं, मुश्किलात को झेल सकते हैं, फैमिलीज़ नहीं जाती थी। इन कॉटेजेस के होने से और अच्छी फैसिलिटीज़ के होने से अब आप एक फैमिली गेट अवे भी प्लान कर सकते हैं। हाफिज़ साहब, आपसे पूछना चाहूँगी, लेकिन जो आने वाले हैं क्या वो इसको समझते हैं? क्योंकि एक शिकवा हमारा ये भी है ना कि इतने अरसे से क्योंकि सयाहत लोकल थी नहीं, तो जो जाते हैं वो ख्याल रखते हैं आपकी चीज़ों का? मैम देखें, 2 तरह के लोग होते हैं इसमें। कुछ लोग तो होते हैं माशाल्लाह, वो तो बहुत ख्याल रखते हैं। सही। लेकिन बीच में कुछ हमारी तरह ऐसे लोग भी आते हैं जो उस इन्वायरमेंट को या उस चीज़ को उस हिसाब से नहीं देखते हैं कि जिस हिसाब से उसको नेचुरल ब्यूटी है तो उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। कुछ लोग उसका ख्याल नहीं करते हैं उस इलाके के हिसाब से, या नेचुरल जो ब्यूटी है उसमें कचरा फेंकना, ये इस तरह की चीज़ें वहाँ पर होती हैं। लेकिन जो टूरिस्ट आते हैं उनको बस सिर्फ इस चीज़ को थोड़ा सा देखना चाहिए। बाकी माशाल्लाह लोग अच्छे भी आते हैं, वो सारे खुद वही जो भी कचरा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो खुद इकट्ठा करके उसको किसी एक जगह पे दे देते हैं। मुझे अच्छी बात ये लगती है कि जो मकामी लोग हैं, जो जीबी के अपने बच्चे, बिकॉज माशाल्लाह दिस इज़ द वन एरिया इन पाकिस्तान जहाँ 100% लिटरेसी रेट है, तो वो बच्चे खुद इतनी ओनरशिप लेते हैं कि अगर आप कुछ नीचे फेंक भी दे तो आपको टोकेंगे भी, उस चीज़ को उठा के डस्टबिन में भी फेंकेंगे। लेकिन हाफिज़, ये जो हमने खबर सुनी थी कि जीबी में अब इसको कम्प्लीटली प्लास्टिक फ्री कर दिया है कि वहाँ पर ना प्लास्टिक की थैलियाँ, वन टाइम यूज़ की चीज़ें, स्ट्रॉज वगैरह आपने इस्तेमाल नहीं करनी, इसको इम्प्लीमेंट करना, इसको लागू करना कितना मुश्किल है? मैम असल में एक चीज़ ये है कि टूरिस्ट का जो फ्लो हो गया एकदम से बहुत ही बढ़ गया है, और गिलगित बल्तिस्तान का जो एरिया है कम है, छोटा है एरिया, इतना बड़ा नहीं है। टूरिस्ट का फ्लो ज़्यादा होने की वजह से उस चीज़ पे कंट्रोल तो उस लेवल पे नहीं किया जा सकता, लेकिन कोशिश हम कर रहे हैं। चाहे वो हुंजा हो, फेरी मेडोज़ हो, कोई भी जगह हो, वहाँ पे हमारे पास बाइस्कोट के बच्चे हैं जो इस चीज़ पे बहुत ध्यान देते हैं। लेकिन अब आगे इंशाल्लाह इस पर हम कोशिश पूरी करेंगे कि जितना हो सकता है काबू किया जाए। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे लगता है कि दो धारी तलवार है कि आप, जाहिर सी बात है मकामी लोगों का जो लाइवलीहुड है, उनका रोज़गार टूरिस्ट पे मैसर है, लेकिन कभी कभार अगर आने वाला शख्स आपकी रिवायात का, आपकी कदरों का ख्याल ना करे तो गुस्सा भी आ जाता है। फरमान साहब, अक्सर हमने देखा है कि मरी में लोगों की लड़ाई हाथापाई तक हो जाती है कि भाई सयाह आकर या लोकल लोगों के साथ उनका एक तरह से इख्तलाफ हो जाता है। जीबी में, फेरी मेडोज़ में क्या हाल है? वहाँ पे मुकामी लोग, उसका ये है कि हम नॉर्मली एक गाइड देते हैं, जो भी ग्रुप आता है हम एक गाइड देते हैं, वो गाइड जो है समझा के ले आता है उसको। चलास जहाँ पे वो रुका हो, गिलगित जहाँ भी रुका हो, उसको वहीं से हम एक गाइड पिक करता है उस ग्रुप का हमारा एक बंदा, वो प्रॉपर गाइडलाइन देता है कि भाई आपने ये नहीं करना है, वहाँ का रवायात का आपने रखना है, उस जगह जहाँ नहीं जाना है वहाँ वो बेचता नहीं। इस वजह से ज़्यादा इतने वो वहाँ पर अच्छा, वहाँ पे लोकली लैंग्वेज क्या बोली जाती है? क्योंकि अक्सर ख़वातीन जो शॉपिंग करना चाहती हैं वो ये जानना चाहती हैं कि अगर 2-3 जुमले हम सीख लें तो क्या हमें थोड़ी सी रियायत मिल जाए, चीज़ें और जो कीमतें हैं वो मुनासिब हो जाएं, तो वो हमें ज़रूर सिखा के। शिना ज़बान है हमारी ना, वहाँ की हाजीबी के अंदर नॉर्मली ज़्यादातर शिना ज़बान बोली जाती है, तो ये अगर कोई सीख ले तो आप मुझे बताएं कोई ऐसा जुमला जिसको आप कहते हैं भाई ज़रा मुनासिब कर दो, इसको आपकी लोकल ज़बान में कैसे कहेंगे? कब मुनासिब थलागा, थोड़ी सी सस्ता मुश्किल है। मुश्किल ज़बान, थोड़ा मुश्किल है, आहिस्ता एक दफ़ा फिर बता दे भाई, ज़रा जूम इन करके इनको आहिस्ता से बताइए हमें क्या कहना है। कम मुनासिब थलागा, कमा मुनासिब थलागा,
कमा मुनासिब तनाज़ा, ये मैं रट्टा लगा के मैं तो जा रही हूँ ताकि हर चीज़ के ऊपर ये 5 दफ़ा बोल दूँ। अच्छा, लोकल चीज़ों के बारे में हाफिज़ प्लीज़ बताइएगा कि वहाँ पे आप अक्सर जाते हैं, दोस्त जब जाते हैं तो हम उनको कहते हैं भाई कोई अच्छा सी चीज़ लेके आना, क्या वो चीज़ होती है जिसको हम कह सकते हैं कि भाई आप स्पेशली आएँ तो हमारे लिए तोहफ़तन लेके आएँ, क्या मशहूर है वहाँ पर? मैम वैसे तो गिलगित बल्तिस्तान को अगर देखा जाए तो ओवरऑल तो ड्राई फ्रूट्स हैं वहाँ के, सलाजीत है, ड्राई फ्रूट्स है, इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन वहाँ पे मुख्तलिफ अब जो फेरी मेडोज़ है इस जगह में ड्राई फ्रूट्स इतने नहीं हैं, लेकिन इस जगह के चलगोज़े जो हैं वो बहुत मशहूर हैं। वो खास टोपी भी तो होती है, वो फेदर वाली, वो लोकल टोपी है हमारी। और हम ज़्यादातर शादियों में उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बाकी जो अब इस तरफ अगर सिकरदू की तरफ जाएं तो आप वहाँ पर सिकरदू में सलाजीत वगैरह इन चीज़ों का रेशो ज़्यादा है। अगर आप हुंजा की तरफ आएँ ड्राई फ्रूट्स का रेशो ज़्यादा है। तो मुख्तलिफ जो विलेजेस हैं उनमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं वहाँ पे। अच्छा, हमारे यहाँ कोई ज़रा मगरूर हो जाए और आपकी बात ना सुने तो हम उसको कहते हैं भाई इसको बड़े सुरखाब के पर लग गए हैं। लेकिन फिर सुरखाब का पर और जीबी बल्तिस यानी जीबी के बारे में क्या कनेक्शन क्या है, ये थोड़ा वाजे कीजिएगा हमारे लोगों के लिए फरमान साहब। ये क्या टोपी का इस्तेमाल कल्चर है बेसिकली हमारा, ये टोपी कल्चर में है शुरू से। ये टोपी और टोपी के साथ ये जो एक ये शाही अंदाज होता है, शाही अंदाज है बेसिकली, वो शाही अंदाज है, उसको अपनाया हमारे लोगों ने। बिल्कुल, तो वो बस ये समझ लें कि हमारे लिबास है, विजिट चाहते हैं। क्योंकि मैं देख रही थी कि आपको वो जबरदस्त नज़ारा भी है कि कॉटेजेस में, जिनको कहते हैं लोकल ज़माने में झरोके, कि आप एक ऐसे एवेन्यू पे बैठे, गैलरी में बैठे कि आपको खूबसूरत पहाड़ों का नज़ारा नज़र आ रहा है, कार्पेट्स पे आप बैठे हैं, चलगोज़े आपके पास हों, हल्का सा हीटर लगा हुआ हो। आई थिंक देयर इज़ नथिंग बेटर दैन दैट। लेकिन लोकल म्यूज़िक के बारे में भी बात करना चाहूँगी फरमान साहब, क्या वहाँ पे रुबाब बजाने वाले या लोकल म्यूजिशियंस भी हैं आपके कॉटेजेस के करीब? लोग हैं, अगर कोई फ़र्ज़ करो कोई ग्रुप आ जाता है वहाँ पर डिमांड करते हैं कि भाई कुछ म्यूज़िकल नाइट होना चाहिए। हाँ। तो हमारे पास ऐसे लोग हैं जो रात को बैठ कर एंटरटेन करते हैं और लोग एंजॉय करते हैं। बॉन फायर हो जो हमारी के ऊपर बैठ के, जी, और हमारी जो रिवायात हैं कि वहाँ पे अच्छी सी कोई कहानियाँ सुनाई जाए, भूतों की कहानियाँ भी लोग इसी टाइम पे सुनाते हैं। लेकिन इट कैन बी अ परफेक्ट गेट अवे। आखिर मैं आपको फिर बताना चाहूँगी कि जो हाई टूरिस्ट सीजन होता है वो अप्रैल से लेकर सितंबर तक है। अगर आपने अपनी बुकिंग्स करानी है तो अभी करा रहे हैं, प्लान इसको पहले करें। फ्लाइट्स में भी सीट्स लिमिटेड होती हैं, लेकिन पहुँचना अब इतना मुश्किल नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि रसाई बहुत आसान है, 3 आवर्स में फ्रॉम स्कर्दू यू कैन गेट फ्रॉम गिलगित। आप गिलगित के लिए फ़्लाइट बुक करें, उसके बाद 3 घंटे में आप फेरी मेडोज़ पहुंच सकते हैं एंड यू कैन रियली हैव अ ग्रेट टाइम। और आजकल रिसेशन के टाइम में जब पैसे कम है ना, तो लोकल हमें एक्सप्लोर करने में ज़्यादा मज़ा आता है। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब फॉर बीइंग हियर। इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक, कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। में क्या अच्छी प्रैक्टिसेस हैं और किन पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। थैंक यू शाजिया फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं किरण जावेद, यूर अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो इसमें जो नफ्सियात का पहलू है वो यकीनन बहुत अहम है। थैंक यू किरण फॉर बीइंग हियर। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, होस्ट हैं, मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं रिदा जाकिर। थैंक यू रिदा फॉर बीइंग हियर। सबसे पहले अगर किरण आपसे बात की शुरुआत करूँ, देखिए एवरीबडी प्रिटेंड्स व्हेन देयर इन द चेज, चाहे आप पर्सनली किसी को अप्रोच करें या फैमिली के थ्रू करें, तो ये आर्ग्यूमेंट किस हद तक सही या गलत है कि भाई हर इंसान प्रिटेंड गेम खेल रहा होता है, आप वो बनने की या वो अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं जो आप असल में नहीं हैं। साइकोलॉजिकली आप इस नोशन को कैसे देखती हैं? बिल्कुल, आपने जैसा कहा कि जो हम प्रिटेंड कर रहे होते हैं, जो हमारा फर्स्ट जो इंस्प्रेशन है वो हम दे देना चाह रहे होते हैं अगले बंदे पर। होता क्या है, साइकोलॉजिकली हर इंसान के अंदर एक नीड फॉर अप्रूवल होता है, सही, नीड फॉर अप्रिसिएशन होता है, नीड फॉर के उसको एक्सेप्ट किया जाए, एक्सेप्टेंस होता है। और उस चीज़ को अचीव करने के लिए अनकॉन्शियसली, लाशऊरी तौर पे वो कुछ ऐसे एक्ट्स, बिहेवियर्स, एटीट्यूड रखता है जिससे उसको एक्सेप्टेंस मिले अपने सामने जो ओपोनेंट है उनकी तरफ से। और इसी वजह से वो जो है एक अप्रिसिएशन और एक एक्सेप्टेंस हासिल करने के लिए ऐसी जो हमने कहा प्रिटेंडिंग भी आ जाती है उसमें जो है वो जिस तरह से वो अपने आप को किस तरह बना कर लाते हैं, किस तरह से बात करना चाहते हैं,
वो सब उसमें आ जाते हैं, इसको बड़ा एक कॉमन हम जो कैरिकेचर देखते थे टेलीविज़न पे भी और इस तरह की मीटिंग्स जब स्टोरी टेलिंग में आती है तो एक तो हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि लड़की को एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉस्पेक्ट के रूप में पेश किया जाए कि ये तो बहुत अच्छी है, सुघड़ है, ये ट्रॉली में जितनी चीज़ें हैं वो इसी ने बनाई हैं। ये आज भी लोग कहते हैं? आज करते हैं मगर कम हो गया। देखिए साइकोलॉजिकल नीड की बात आई क्यों, क्योंकि लड़के वालों ने या सोसाइटी ने एक पैरामीटर सेट कर दिया है कि लड़की बहुत कम उम्र लगे। अब वो उस कम उम्र के उसमें फिट होने की कोशिश करती है, कभी वो बाल ऐसे बनाती है, कभी वो ऐसे बनाती है, अनकॉन्शियसली वो उस चीज़ पे पूरे उतरने की कोशिश कर रही होती है। फिर क्या होता है कि जी ये जो सारी चीज़ें रखी हैं, मैंने जो बिस्किट भी रखे हैं उसी ने बेक किए रात को, वो भी झूठ होता है। घर की सफाई भी उसी ने की होती है। अगर वो जॉब कर रही होती है जो कि वो बहुत ही एम्बिशियसली कर रही होती है, उसके पेरेंट्स कहते हैं अभी तो शौकिया कर रही है, तो वो सारी चीज़ें तो आप पहले ही अपनी बेटी की पर्सनालिटी के डिनाइल पे जा रहे हैं। तो उसने तो वो एक्टिंग भी कर रही है, उधर से वो भी कर रहे हैं, तो वो तो कॉन्फ्लिक्ट तो है, वो प्रेशर है। वो इस चीज़ को करने की भी कोशिश कर रही है कि अच्छा ठीक है, इफ़ आई फाइंड द राइट कैंडिडेट तो मैं कुकिंग भी सीख लूँगी, मैं जॉब भी छोड़ दूँगी, मैं ये भी कर दूँगी, बट ये रियलिटी है नहीं। अच्छा, व्हाट अबाउट द मेल साइड ऑफ इट? अक्सर हम ऐसी सिचुएशन में और उस वायरल वीडियो में भी देख रही थी कि ख़वातीन का पर्सपेक्टिव, जिसमें अभी हमने और मौज़ूआत भी डिस्कस करने हैं, द सेंस ऑफ रिजेक्शन एक्सेट्रा, लेकिन व्हाट अबाउट अ गाय, जो वो भी उसके लिए भी तो उतना ही डिफ़िकल्ट होता होगा ना कि उसको भी तो जज किया जा रहा है। ये बात तो 50-50 है कि पहला से आपका है कि आपको लड़की पसंद आई या नहीं, ये भी तो होता होगा कि आपको बहुत पसंद आ गई लेकिन लड़के को खुदाफिज कह दिया गया। अब बात क्या हो रही है कि ये जो हम एशिया की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की, यहाँ पे सारे रिश्तों का जो रिमोट कंट्रोल है वो बहनों, माओ, चाचियों, दादियों, इन सब के हाथ में, पड़ोसियों के। तो जब मेल की बारी आती है वो बहुत एंड में आती है, जहाँ पे मैंने ये ऑब्जर्व किया है प्रोफेशनली, जहाँ पे लड़के खुद जा रहे होते हैं वहाँ चीज़ें बहुत जल्दी देन एंड देयर फाइनल हो जाती हैं, या तो रिजेक्शन हो जाता है या सिलेक्शन हो जाता है या आप स्टेप फॉरवर्ड पर चले जाते हो। जहाँ पे सिर्फ ख़वातीन डिसाइड कर रही होती है ना, वहाँ पे देयर इज़ अ लिस्ट टू रिजेक्ट, क्योंकि वो ये सोच के जा रहे होते हैं कि आज हमने निकलना है 5 बजे से और हमने 9 बजे आना है, तो हमने खा पी के आराम से आना है। इस इवन यहाँ तक मेरे पास होता है कि इस एरिया में 2-4 लड़कियां और बता दें, हम उसी रूट पे। अच्छा ये तो करीम ड्राइवर वाली बात कर दी, कैप्टन बन गए हैं, मैं इसी रूट पे हूँ। एग्जैक्टली, इट हैपेंस। तो उसकी वजह ये है कि लड़कों तक तो अक्सर बस लड़कों को कभी कभी इम्प्रेशन भी दिया जा रहा होता है कि हम लड़कियां ढूंढ रहे हैं, वो भी उकताया हुआ होता है कि भाई ढूंढ रहे हैं, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, वो परी मिल जाए। तो लड़के कभी कभी कुछ परसेंटेज के अलावा इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं कर रहे होते। दूसरी बात यह है कि लड़कों को भी यस सेम उसी तरह का प्रेशर होता है, बट लड़कियों की निस्बत कम होता है। देखिए मुझे बताएं, मुझे ये बात कभी समझ नहीं आती शाजिया कि अगर लड़की का, जैसे कहते हैं ना, खातून से कभी उसकी उम्र ना पूछो, मर्द से उसकी कमाई ना पूछो, तो ये दोनों ही चीज़ें उस चाय पे पूछी जा रही होती हैं। अगर लड़की के लिए ये मुश्किल है और उस पर ये प्रेशर है कि तुमने अपने आप को कम सिन, मासूम, परफेक्ट कैंडिडेट दिखाना है, तो लड़के को भी तो आप उससे पूछते बेटा मकान अपना है या नहीं, गाड़ी कौन सी चलाते हो, वो भी आप जज कर रहे हैं। अच्छा, आप उससे बल्कि बाकायदा पूछ लेते हैं कि आपकी कमाई, आपकी सैलरी कितनी है बेटा। मेरे नज़दीक ये बातें थोड़ी सी अब मुझे आउटडेटेड इसलिए लगती हैं कि मुझे लगता है कि जब हर चीज़ में टेक्नोलॉजी आ गई है, हर चीज़ में ऐप्स आ गए हैं, हर चीज़ में, तो पेरेंट्स को भी थोड़ा समझदार हो जाना चाहिए। ये वाले सवाल पूछने के हैं ही नहीं, आमने सामने पूछने के तो बिल्कुल भी नहीं है। मैच मेकर इन्वॉल्व है, वेल एंड गुड, नहीं इन्वॉल्व है तो आप जिसके भी थ्रू आ रहे हैं, तब उसके भी थ्रू नहीं है तो आप टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन पे ये बात करें। लेकिन फिर बन जाता है चाइनीज़ विस्पर। शाज़ी, ये बात मैं रिदा तक ले जाना चाहूँगी कि जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट यहाँ पे डिस्कस होता है, ख़वातीन ये कहती हैं कि वो आए, बड़ी धूमधाम से तैयारियाँ हुई, सुबह से डिस्कस कर रहे थे कि भाई ट्रॉली पे क्या रखना है, तुमने क्या पहनना है। लड़की इन मोस्ट केसेस शायद सैलून से भी तैयार होकर आई है, अपने बाल बनवा कर आई है, एंड देन इफ़ देर इज़ नो मूवमेंट फॉरवर्ड, तो उसको कभी ये पता ही नहीं चलता कि किन बेसिस पे ना हुई है, उनको क्या पसंद नहीं आया। यानी ठीक है, हम ढके छुपे अल्फाज में, लिहाज में लोग ये क्वेश्चन नहीं करते, लेकिन एक लड़की के जहन में ये सवाल होता तो है कि भाई मुझे पसंद आए थे या आई वॉज एट माई बेस्ट बिहेवियर, तो इशू क्या बना। नहीं सिद्रा, अब कुछ लोग हैं बाकायदा, क्योंकि मैं अपनी सराउंडिंग की, मेरा सहाफ़त से भी ताल्लुक़ है, तो इवन मैं जिस यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रही थी, वुमेन यूनिवर्सिटी थी, तो मैं
अपने आसपास ये केसेस रोज़मर्रा की बुनियाद पे देखती थी। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि अब ये नहीं होता। अच्छी से अच्छी फैमिली, बहुत अगर बर्गर फैमिली है, वहाँ पे भी देखा जाए तो सब कुछ हो रहा है और बहुत नॉर्मल हो रहा है। तभी सुनने में आता था उसने आज वो क्लास मिस कर दी, क्यों? आज घर पे मेहमान आ रहे हैं। ये जो मैसेज होता है ना, ये काफ़ी होता है सामने वाले को बताने के लिए ये कौन से मेहमान आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जिस घर में 5 बेटियां और 1 बेटा हो, तो शायद उसके ऊपर ज़्यादा उन लड़कियों के ऊपर प्रेशर होता है कि एक बेटी तो जल्दी से रुखसत हो ताकि और जो बेटियों के रास्ते खुलें। तो ये मैंने बहुत कॉमन अपनी इवन फ्रेंड्स में ये देखा है कि ट्रॉली सच के आती थी, वो बैठते थे, देखते थे, खाया पिया, फिर बाद में फ़ोन आ रहा है। हर चीज़ पे एक तो आपको पहले लुक्स पे जज किया जा रहा होता है, फिर आपके टेबल मैनर्स पे कि आपको सर्विंग आनी चाहिए। हमेशा अगर ट्रॉली कोई और सर्व भी कर रहा है, कोई और बहन या मेड वगैरह, तो कहा जाता है चाय आप बनाएं। एंड इट इज़ अ वेरी, और अगर आप जितनी कम उम्र लड़की होती है उतना ही उसके लिए मुश्किल भी है। मे बी शी इज़ नॉट फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट। लेकिन जो बात मैं कह रही थी किरण, मुझे बताएं कि अगर जवाब ना आए कोई सॉलिड, देखिए कुछ चीज़ों में तो लड़कियाँ समझ जाती हैं। अगर कोई पलट के ये कहे कि भाई आई वांट अ हाउसवाइफ एंड द गर्ल इज एम्बिशियस, तो उसको इस बात पे अफसोस भी नहीं होता कि इसने मना कर दिया, दे टेक इट इन द स्ट्राइड। लेकिन जहाँ जवाब नहीं दिया जाता या जहाँ पे बहुत अरसे से ये सिलसिला चल रहा हो और कहीं बात बन ना रही हो, तो लड़कियों के सेल्फ एस्टीम पे चोट तो लगती है। बिल्कुल लगती है। और ये बात सबसे पहले तो मैं एग्री करना चाहूँगी शाज़े की बात पे, जिन्होंने कहा कि लड़के की रिक्वायरमेंट लड़के को साथ तो रखा नहीं जाता, और फैमिली और जो उसमें जो उन्होंने फीमेल्स का बताया कि वो कितना ज़्यादा डोमिनेंट होती हैं, उस चीज़ में मैं कहूँगी कि वो बेसिकली परख रही होती हैं अपने हिसाब से। ठीक है, लड़का और लड़की की एक्चुअल जो उनका रिलेशनशिप बनना है उसकी नीड को साइड पे रखते हुए पहले वो अपने हिसाब से परख रहे होते हैं कि लड़की एज अ बहू कैसे साबित होगी, हमारे घर के लिए कैसे साबित होगी। लोग देखेंगे तो कहेंगे कैसी बहू लेकर आए हैं, शोपीस है नहीं है या नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, ठीक है, दिखने में खूबसूरत है, कमाती है या नहीं कमाती, इफ ये किसी की रिक्वायरमेंट है। नॉट ऑल फैमिलीज आर डिमांडिंग लाइक दिस, बट स्टिल तो ये सब चीजें अपने हिसाब से परख रही होती हैं। और जो लड़का लड़की जिनका एक्चुअल में होना है वो कहीं पर एक बैकग्राउंड पे मौजूद होते हैं। और यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कहीं तो जवाब मिल जाता है और कहीं तो जवाब मिलता ही नहीं है और समझ में नहीं आता। और लड़कियों की सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा इसमें लो हो जाती है, एहसास कमतरी में पड़ जाती हैं। इवन जो सेल्फ के हिसाब से एम्बिशियस भी हैं, अपने आप पर फुल यकीन रखती हैं और दे नो दे कैन डू एवरीथिंग एनीथिंग, बट वो कहीं ना कहीं अपने आप को संभालते संभालते भी कहीं पर ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं कि वो कहीं टूट जाती है, ब्रेक डाउन होता है। खास तौर पे जब आपको पसंद ना आए अगला बंदा, तो वहाँ आपको और गुस्सा चढ़ता है कि यार ये भी रिजेक्ट करके चल गया। लड़की को भी चांस ये मतलब उसके साथ एक एडिशन होता है कि गंजा, ये मोटा, ये मुझे रिजेक्ट करेगा। एंड आई फील लाइक बेटा अच्छा ही हुआ ना रिजेक्ट कर दिया, पहले स्टेज पे चीजें क्लियर हो गई। पे चोट लगती है ना, वो दोनों तरफ लगती है और दोनों तरफ ये बात की जा रही होती है। और आई वांट टू डिस्कस दिस एज अ जेंडर न्यूट्रल इशू कि जब आप किसी लड़के को मना करते हैं क्योंकि आपने देखे उसको उसकी कमाई पे, उसकी लुक्स पे, उसके रख रखाव पे जज किया होता है, एंड सेम गोज फॉर द गर्ल, तो ये जो 2 की कैंडिडेट्स हैं उनके साथ क्या होता है। और ये जो चाय ट्रॉली रूटीन है ये तब कब बहुत डिफरेंट होती है जब लड़का और लड़की की रजामंदी शामिल हो, यानी जब लड़का थोड़ा धक्का देके अपने घर वालों को लेके आए, लड़की भी कह रही है भाई मुझे पसंद है यही करनी है, आप लोग मिल लें। वो मीटिंग ऑकवर्ड होती है या आसान होती है, इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द शो। चाय पे आ रहे हैं कुछ मेहमान। ये कितना मुश्किल और कितना आसान होता है ख़ास तौर पे रिश्ता हंटिंग या प्रॉस्पेक्ट्स को देखने की नज़र से। एक कॉलर भी हमारे साथ है, पहले उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जहांगीर रोड से बात कर रही हूँ मैं। जी, क्या कहना चाहेंगी? तो मैं कहना ये चाहूंगी कि जब लड़की वाले डिमांड करते हैं लड़की एजुकेटेड हो, खूबसूरत हो, वेल मैनेज हो, तो जब उन्हें सारी चीजें मिल जाती हैं तो उसके बाद उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप कहीं पोर्च एरिया में चले जाए, पोर्च एरिया से आप छुट्टी दें। सही। मैं आपको बताऊँ, मेरी बच्ची ने MBA किया, पहले BBA किया, फिर MBA किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उसको मेडल मिला, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह बच्ची। लेकिन उसके बावजूद 90% जो रिश्ते आए हैं वो ये कह के चले जाते हैं कि नहीं हमारा बेटा कह रहा है कि किसी पोर्च एरिया में हो।
जब आप कोर्ट एरिया में से बच्ची लाएंगे, सॉरी आपका आवाज संभालेगी जो आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है मैम। आप कह रही हैं कि घर की लोकेशन लोकेलिटी की वजह से ज्यादातर लोग मना कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल घटिया, ऐसे लोगों से तो ना ही हो तो अच्छा नहीं है। बिल्कुल, मेरे हस्बैंड ने जवाब तो दिया कि मैं ऐसे बंदों को अपनी बेटी देना ही नहीं चाहूंगा। बिल्कुल, तो बच्ची से ज्यादा बच्ची। अच्छा, लेकिन मैम थैंक यू सो मच फॉर पॉइंटिंग दिस आउट। ये एक बहुत अहम इशू की तरफ आपने निशानदेही की है, थैंक यू वेरी मच। शाजिया, हम कहते हैं कि बेहतरीन चीज़ जो वालिदैन अपनी बच्चियों को दे सकते हैं वो समझदारी और तालीम है, ये हदीस मुबारक है। लेकिन आने वाले आई एम श्योर आपके पास भी जब लोग रिश्ते मांगने या डिमांड करने आते हैं तो घर की लोकेशन ज़रूर पूछते हैं, इलाका मोहल्ला पूछा जाता है। यस, इवन दे टॉक अबाउट यार्ड्स, बैंगलोर, फ्लैट, अपना है या किराए का है, किराए का है, सारी चीज़ें दे डू आस्क। यहाँ तक लोग कहते हैं कि जी बहुत ही कोई वियर्ड सी बात है कि अगर जी किसी ने डिफेंस से आना है तो वो कहेगा नॉट नाज़माबाद, नहीं नहीं नहीं, अच्छा लड़की बहुत अच्छी है जी, बड़ा घर है, नहीं नहीं नहीं। वजह, अच्छा वजह यह है कि अभी हम एक दफ़ा जाएंगे, 6 दफ़ा रिश्ते के लिए जाना होगा, फिर हर हफ्ते लड़की जाया करेगी, गाड़ी, पेट्रोल, नहीं नहीं नहीं, ये फजूल का वो। फिर हमारा लड़का उस एरिया में जाएगा, वहाँ के तो हालात सही नहीं होते, तो हम ऐसी जगह जाते ही नहीं। कहीं एक एक तबकाती फर्क, तबकाती फर्क भी है, और दूसरा अब तकब्बुर है ना, ये तकब्बुर है। सबसे बड़े रीजन तो तकब्बुर है कि जी हम तो उस एरिया में जाते ही नहीं, तो वहाँ से तो लड़की लाएंगे नहीं। अच्छा किरण और रिदा, आपसे अगर पूछूं, रिदा क्या आपको लगता है कि पेरेंट्स को, कई पेरेंट्स को मैंने ये भी देखा है कि अच्छा चले पे घर नहीं किसी होटल में मुलाकात कर लेते हैं, ये चीज़ आपके नज़दीक कैसी है? यानी ये तो इंसल्टिंग है मेरे ख्याल में कि घर नहीं आना चाहते, कहीं बाहर मिल लेते क्योंकि उस इलाके में नहीं आएंगे। ये बिल्कुल गलत है सिद्दर। जैसे मैं आपको बात बता रही थी कि जब पता चलता था कि मेहमान आ रहे हैं, तो ये मेरे सामने हुआ वाक़या है कि मेरी फ्रेंड जो रहती थी, रिश्ता आया, देख के गए, बाद में कॉल आती है उनकी फुप्पो की, लड़के वाले की, कि वो जो इलाका है ना वो अच्छा नहीं है। एक दफ़ा ये हुआ, दूसरी दफ़ा लड़की का रंग अच्छा नहीं है। तो मतलब वो चीज़ उसके फादर ने ऐसे ले ली थी कि उसने अपना घर था उसको रेंट पे दे के दूसरे इलाके में रेंट पे घर लिया, जस्ट फॉर दिस स्पेस। क्योंकि मेरी बेटी के रिश्ते नहीं आ रहे अच्छे, उनका माइंड ये सेट था अच्छे इलाके में होंगे, अच्छे रिश्ता है। ये वाकई में हकीकत है, एक पेन पॉइंट है। पहले लोग कहते थे कि अपनी जायदादें घर गिरवी रख के लोग बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाते थे, अब शादी के मामलात में भी यही सूरत है। और मैंने कई केसेस देखे हैं कि बच्चियां जवान हो रही हैं, तो उस हिसाब से बिल्कुल उन्होंने अपने घर की लोकेशन चेंज किया, घर को ऐसा डेकोर किया है, लोगों के आने के काबिल बनाया ताकि लोग आएं और इससे इम्प्रेस हों। बिल्कुल ट्रू। किरण, आई वांट टू गो बैक टू द रीजंस अगेन। मुझे बताएं कि चलें, जैसे इन्होंने अपना पेन पॉइंट शेयर किया, किसी ने अगर ये कह दिया तो हमारे दिल को चुभती है बात। जिन लोगों को आप अपने घर में दावत दे रहे हैं, आप उनकी अच्छी सी मेज़बानी कर रहे हैं, वो आपके मेहमान हैं, जितने इखलास के साथ, जितने खुलूस के साथ वो आपके घर आते हैं, जब मना करने की बात आती है तो आपको लगता है उतने ही एहसास के साथ रीजंस देते हैं कि भाई इस वजह से हमें नहीं लगता कि हम आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, वेल इट डिपेंड्स फैमिली टू फैमिली। बहुत सी फैमिलीज ऐसी भी होती हैं जो वाकई इस हिसाब से देख रही होती हैं कि उनको जो एज अ पर्सनैलिटी कैसी चाहिए और उनके बेटे के हिसाब से कैसी चाहिए, उनके घर के हिसाब से, इन्वायरमेंटल, फैमिली वैल्यूज, कल्चर के हिसाब से कैसी चाहिए, सही उस हिसाब से भी हंट कर रहे होते हैं। लेकिन बहुत से होते हैं जो वो दूसरी डिमांड्स, और वो वहाँ पे मना करने पे मे बी कोई ना कोई एक आजिज़ी या कोई एक वेल बिहेव्ड मैनर में वो मना करें बात को, या वो शायद ऐसी डिमांड ही ना करें कि बच्ची को लाएं, हम बच्ची को परखें। मे बी उनका वे अलग हो। हर चीज़ की मैनरिज्म्स की बात करते हैं, आदाब की बात करते हैं। अगर आपने, जैसे आपको कोई चीज़ ऑफर करे ना खाने की भी, और आपने मना करना होता है, तो आप इस चीज़ को ज़रूर मलूज़ खातिर रखते हैं कि अगले की दिल आज़ारी ना हो। तो इसी तरह अगर आपने कहीं बात आगे नहीं बढ़ानी है, तब भी आई थिंक उतने ही खुलूस का इजहार करना चाहिए। खुलूस का इजहार नहीं करते, झूठ का करते हैं। और उसमें सबसे आजकल लोग अल्लाह का नाम लेके नाउज़ुबिल्लाह उसको वो करते हैं जी सखारे में मना आ गया। वाह, इसमें बात ये मैनर्स में है उनके हिसाब से कि जी हमने दिल नहीं दुखाया कि हमें ये चीज पसंद नहीं आई, सखारे में मना आ गया। और कहा कि जिस चीज में अल्लाह ने कुरान हकीम में अपनी झूठी कसम खाने से मना किया, तो मैं तो उसको उसी ज़मरे में लेके आऊंगी। मैंने आपसे कहा कि इस चीज को यूज कर रहे हैं और तो गलत तरीके से, वही सिदरा, मतलब जो एक मना होता है वो सखारे में मना आ जाता है। सोचे जरा रिदा, और जहाँ अपना दिल आया हुआ होता है ना, अगर असल में भी इस्तिखारे में गलत है तो कर दो। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सिद्रा फैसल बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी फैसल, क्या कहना चाहेंगे? जी टॉपिक आपका बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत शुक्रिया। आप एक साइड को देख रहे हैं, आप लड़के वाली साइड को भी देखें। हमने नहीं सॉरी, हमने प्रोग्राम की शुरुआत ही लड़के के उससे की थी। हमने कहा कि लड़की की उम्र नहीं पूछनी चाहिए। वो फिर वही नहीं, मैं आपसे सवाल कर लेती हूँ फैसल, मुझे बताएं कि जब ये चाय ट्रॉली नाश्ता होता है तो उसमें लड़की से पूछा जाता है तुम्हारी उम्र क्या है, और लड़के से बिल्कुल पूछ लिया जाता है साफ साफ कि तुम्हारी कमाई क्या है। ये दोनों के ही पेन पॉइंट्स हैं। जब लड़के को रिजेक्ट किया जाता है तो कैसा फील करता है वो, आप बताएं। एवरीबडी हैज देयर इमोशन फीलिंग, हर एक को रिजेक्शन तो हर एक को बुरी लगती है। हाँ। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आजकल जो रिश्ते हैं ना, वो रिश्ते नहीं है, वो अच्छी कमर्शियल डीलिंग काइंड ऑफ चीज होती है। सही। आप लड़के के ऊपर भी जाएंगे तो सबसे पहले वो पूछें घर कैसा है, अपना है, कमाता कितना है। देखें, जिन्होंने रिश्ते जोड़ने होते हैं ना, वो इन चीजों पे इतना फोकस नहीं करते। वो ये मैटर जरूर करती है, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, आपने गुजारा कैसे करना है। सही। लेकिन जो अच्छी लड़की, अच्छी फैमिली होगी, उन्हें पता है कि मैं हमेशा एक पॉइंट कहता हूँ जी कि बोथ शुड बी एजुकेटेड, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की। अगर वो पढ़े लिखे हैं तो वो खुद बहुत अपनी चीजें रास्ता खुद बना लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल कॉल करने का। अब जरा दूसरे एक मौजू की तरफ आते हैं जो हमने शुरू में बात की थी। एक तो चाय की प्याली वो है जी जो टोटली अरेंज्ड है, जहां आपने शाजिया से या किसी से थोड़ी सी वाबस्तगी जाहिर करके कनेक्ट हुए हैं आप। ऐसी जगह जहाँ पे लड़का और लड़की की मर्जी शामिल हो, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, और जाहिर सी बात है लड़के ने अपनी फैमिली को बताया और वो रिश्ता लेके पहुंचे हैं या मिलने के लिए पहुंचे हैं, वहाँ पे क्या सूरत है? रिदा, क्विक कमेंट ऑन दैट बिफोर आई हेड फॉर अ ब्रेक। वो ज़्यादा मुश्किल और ऑकवर्ड चाय होती है या वो थोड़ी कदरे आसान होती है? वो शायद कदर आसान होती है क्योंकि लड़की भी प्रिपेयर होती है मेंटली और लड़का भी प्रिपेयर होता है। तो रिजेक्शन का मतलब आपस में दोनों के रिजेक्शन की तरफ, तो वो अलग बात है कि कोई और, कोई खाला, कोई मामू, कोई फुप्पो बीच में कहे पसंद की शादी करोगी, क्या कर रही हो? हमारे खानदान में कभी किसी ने की है पसंद की शादी? तो किरण, एटलीस्ट रिस्क आधा हो जाता है। लड़के को तो ऑलरेडी आप पसंद है और आपको भी लड़का पसंद है, सिर्फ अम्मी को इम्प्रेस करना है। मेरा ओपिनियन इसमें ये है कि ये डिपेंड करता है फैमिली कितना ओपन है अपने बच्चे के बारे में या बच्ची के बारे में। अगर तो वो बच्चे की पसंद का ख्याल रखते हुए या उसको सुनते हुए कंसिडर कर रहे हैं तो उनका अखलाक डिफरेंट होगा, उनका एटीट्यूड बिहेवियर लड़की की फैमिली के लिए डिफरेंट होगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस है, एंड सेम फॉर द गर्ल्स फैमिली, कि लड़की के भी अगर घर वाले ओपन है, ठीक है, और दोनों की फैमिलीज अगर रेजिस्ट करती हैं, रिजिड हो जाती है कि कैसे चूज कर लिया और हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। अच्छा, एक खास तौर पे किरण, क्योंकि एक ब्रेक पे जाना पड़ा है, वापस आऊंगी, गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे। एक बहुत ही अमेजिंग दो धारी तलवार वाला जुमला है जी इसके लिए, कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो पता नहीं क्यों हमारे बुजुर्ग बात ही इस बात से शुरू करते हैं, बस जी बच्चों ने पसंद कर लिया तो क्या किया जा सकता है, आफ्टर ऑल जिंदगी इन्होंने गुजारनी है। कह भी जाते हैं, अपना वो जुमला भी दे देते, तीर भी चला देते हैं, और उसके बाद कुछ कहा भी नहीं होता। इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही है, पेन पॉइंट्स की बात की जा रही है। अच्छा जी, यहाँ पे अक्सर लोगों का ये ख्याल है, किरण ने भी यही कहा, रिदा ने भी यही कहा, कि जहाँ कुछ हद तक उस तरह की चाय मीटिंग आसान हो सकती है अगर दोनों की अपनी पसंदीदगी शामिल हो, वहीं लोगों पे डिपेंड करता है, फैमिलीज़ पे डिपेंड करता है कि अगर इस रिश्ते पे उनको एतराज़ है या रेजिस्टेंस है तो वहीं उसी चाय पे बहुत ज़्यादा बदमज़गी भी हो सकती है। लेकिन कमिंग बैक टू रीज़न्स अगैन, चाहे वो आपकी पसंद हो या नापसंद हो, जो रिजेक्शन के रीज़न्स हम जब बैठते हैं सोचने के लिए तो हमें कई सुपरफिशियल भी लगते हैं। शाजिया, कितनी सेंसिटिविटी के साथ बताए जाते हैं? डिपेंड करता है कि इन मोस्ट केसेस आपके ख्याल में? मोस्टली केसेस में लोग ढके छुपे लफ्जों में ये कह देते हैं कि जी इस्तिखारे में मना आया, सबसे और शुगर कोटेड ये है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि फैमिली को पसंद आ जाता है, वो लड़के को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो उसको अच्छे से लेके चल रहे होते हैं कि जी अभी तो वो टूर पे गया हुआ है, अभी तो बात नहीं हो सकी, अभी तो मेरी बेटी बाहर गई हुई, उससे बात नहीं हुई, तो वो कोशिश कर रहे होते हैं। कभी कभी ये होता है कि जी बेटे को हमने 2-4 लड़कियां, पहले से भी लोग इस बात के लिए प्रिपेयर रखते हैं मेंटली कि जी हमने 2-4 लड़कियां देखी हुई हैं, उसमें से कोई एक जो हमारे बेटे को समझ आ जाएगी। अच्छा, ये सारी बातें और ख़ास तौर पे ये आखिरी जुमला ख़वातीन या लड़कियां फील करती हैं बहुत डिसएम्पावरिंग है, यानी ऑटोमेटिकली आपने कहा कि भाई यू आर स्टिल इन द रनिंग टू बिकम अमेरिका's टॉप मॉडल, आप शॉर्टलिस्ट हुई हैं, आप सिलेक्ट हुई हैं, और ये भी कहा जाता है कि रहना तो इन्होंने है ना,
बच्चे को पसंद नहीं है या बच्चे का तो हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी पूछते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मोहम्मद फसीउद्दीन, पाकिस्तान आर्ट प्रैक्टिस वाकैंड से बात कर रहा हूँ जी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। फसी साहब, क्या कहेंगे? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल योर टॉपिक इज वेरी वेल, थैंक यू। एंड मेरा बेसिकली फीस बिजनेस शोबा जो है जी, वो रिश्ते करवाना ही है। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 100 रिश्ते प्रपोजल जो है वो उनको पाया तकमील तक पहुंचे हुए 5.7 साल से ज्यादा का हो गया। मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू की तरफ आप लोगों की तवज्जो करवाना चाहता हूँ। द फर्स्ट थिंग विच इज वेरी एसेंशियल कि आप लोग कभी भी रिश्ते के लिए किसी प्रोफेशनल रिश्ता करवाने वाले की हेल्प ना लें। अच्छा, आप खुद इस शोबे में हैं फिर भी आप कहते हैं कि नहीं? मैं आई एम अ गवर्नमेंट सर्वेंट, आई एम एन ऑफिसर इन पाकिस्तान एज एन आर्टिस्ट प्रैक्टिस, whereas this is my optional profession and फीस भी सर्विसेज दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो किसी भी पेड रिश्ता करवाने वाले की हेल्प ना लें, वो आपका टाइम और मनी वेस्ट करेंगे, आपके बच्चों के लिए मसाइल क्रिएट करेंगे। सेकेंडली, फीस बीना वाले बंदे के साथ भी आप लोग किसी सूरत पिक या स्नैप को आपस में शेयर न करें। द थर्ड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, जब मामला सेटल डाउन हो जाए तो किसी सूरत भी लड़के की सैलरी को बीच में ना लेके। लड़की का एज फैक्टर टू सम एक्सटेंट बड़ा इम्पोर्टेंट भी होता है कि आगे ज़वाजी जिंदगी के लिए कुछ मसाइल ना हो, लेकिन देखें रोज़ी रिज़्क प्योरली अल्लाह ताला की तरफ से वसीयत करता चीज़ है। ये कई दफा लड़की के आने से इंसान 10 गुना खुशहाल हो जाता है। मैं अपना फसी साहब, फिर खवातीन के लिए जो आपने तमाम कंडीशंस लगाई हैं कि किसी से मदद भी ना लें, किसी से बात भी ना करें और उसकी सैलरी भी ना दें, अपनी तस्वीर भी ना भेजें, फिर वजीफा भी बता दें कि अच्छे रिश्तों के लिए कौन सा पढ़ें। ये बताता हूँ कि हार्ड एंड फास्ट दोनों के लिए, लड़की वालों के लिए भी लड़के वालों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया फसी साहब कॉल करने के लिए। अब मुझे ये बताएं, जमहूरिया पाकिस्तान में जहाँ मॉर्निंग शो के होस्ट थोड़े अरसे पहले तक डेटिंग कपल्स को जाके रेड कर रहे होते थे और उनको उनको खुदाए खौफी सिखा रहे होते थे, पेरेंट्स का खौफ दिला रहे होते, रिश्ता ना कराएं, तस्वीर ना दें, सैलरी ना पूछें, सुम्मुम बुकमुम शादियां कर लें। देखिए फीस अबिलिल्लाह वाली जो बात कर रहे हैं ना, हो सकता है कुछ लोग ऐसे कराते हैं, बट उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। और आप चाहे फीज़िबिलिल्लाह वालों से करवा रहे हो, चाहे आप किसी और के थ्रू, चाहे फैमिली फ्रेंड्स के या प्रोफेशनली पेड लोगों के थ्रू, आपको भी अपने डूज एंड डोंट्स पता होने चाहिए, आपको अपनी बाउंड्री पता होनी चाहिए। आप पिक्चर नहीं दें, बहुत ही एक अच्छा आइडिया है। आप पिक्चर, जब लड़के की पिक्चर आ जाए, आपको लगे कि ही इज़ द पोटेंशियल कैंडिडेट, आप तब अपनी लड़की की पिक्चर दीजिए। ये तो एक बहुत अलग नहीं, पहले ये भी होता है। वैसे उसमें कुछ हद तक मैं इनकी बात से एग्री करूंगी शाज़िया, क्योंकि अब तो जो ऑनलाइन या सॉफ्ट पिक्चर होती है वो कहीं कहीं भी पहुंच जाती है जब आपकी बात पक्की भी हो जाए। जैसे मुझे एक जोक याद आ रहा है, एक फादर ने कहा कि जी बड़ा मुश्किल हो गया बच्चे को पढ़ाना, क्योंकि थोड़े अरसे पहले मेरा बच्चा गुमशुदा था, तो मैंने फेसबुक पे लिख दिया था कि वो 12 घंटे 10 घंटे के लिए मिल नहीं रहा था, लेकिन अब वो जब मैं उसको स्कूल छोड़ता हूँ लोग पकड़ के वापस ले आते हैं, ये तुम गुम गए थे ना, चलो अपने पेरेंट्स के पास चले जाओ। हमें बाकायदा बताना पड़ता है कि इस बच्ची का रिश्ता हो चुका है, प्लीज इसके लिए रिश्ते नहीं बताइए। हाँ, क्योंकि कुछ मैच मेकर्स ऐसी हैं जिनकी यादाश्त मतलब होती है, वो 2 साल बाद काम करने बैठती थी, कहती शाज़िया इसका मैच भेजा है मैंने आपको, प्लीज इसकी हो चुकी माशाल्लाह से। अच्छा, एक बहुत ही अहम इशू जिस पर मैं बात करना चाहूँगी, क्या हमने ये बात मान ली है, तसव्वुर कर ली है और इसको हम सोशली भी एक्सेप्ट कर चुके हैं किरण, कि ये सारा जो खेल है ना वो ख़वातीन का ही होता है, यानी जो ख़वातीन ही हैं जो अपनी बेटी को लेके सामने आएंगी, लड़की वालों की तरफ से भी, लड़के वालों की तरफ से भी, लड़के के साथ अम्मी या बहन आती हैं, तो वो जो एक अदद फादर इन लॉ होते हैं इसी मीटिंग में जो कोने में सिर्फ चुपचाप समोसा खा रहे होते हैं, उनकी वाकई कोई सही नहीं होती। ये बात बिल्कुल हमने जिस तरह इनिशियली भी बात की थी कि परख कौन रहा होता है, वो फीमेल्स का ही एलिमेंट होता है, उस फैमिली का जो परख रहे होते हैं चीज़ों का, और या मेल साइड से भी एंड फीमेल साइड से भी मैं कहूँगी। हाँ, ठीक है, फीमेल साइड से ये होता है कि फादर्स ज़्यादा क्योंकि बेटी दे रहे होते हैं तो सिक्योर, एग्जैक्टली भाई मामू, तो सिक्योरिटी बच्ची की क्या होगी, क्या होगा, कैसे रहेगी, और उसी उसमें सैलरी पूछ लिया, घर पूछ लिया, ये सब चीज़ें। तो यस, मेजॉरिटी परसेंटेज देखें तो फीमेल्स आर मोर डोमिनेंट, और मे बी
बात करते हैं, यानी लड़के से बस ये पूछ लिया कि बेटा पढ़ाई कहाँ से की है, कहाँ काम करते हैं? हाँ बिल्कुल, वो तो ये चीजें होती हैं, घर जाके डिस्कशंस भी होती होंगी डेफिनेटली, लेकिन लड़के से हाँ बातचीत क्या है, और कई सूरत हाल में फादर्स इन लॉ भी मीठी छुरी हो सकते हैं, हो सकता है वहाँ कुछ ना बोलें, घर में सबसे ज्यादा मुखालफत आपके ऊपर वही करें, तनकीद करें। हाँ हो सकता है ना। अच्छा एक कॉलर भी हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं इम्तियाज अस्कर कराची से। इम्तियाज साहब क्या हाल चाल है, क्या कहेंगे आज के मौजू पे? चंद सेकंड ज्यादा चाहिए। बात दरअसल सबसे पहले मैच मेकर मेरी बहन बैठी, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ क्या चार्जेस ये लोग लेते हैं रिश्ता करवाने के? सही, ये हम आपको बता देंगे ऑफलाइन। और इसके अलावा क्या सवाल है? इसके अलावा जो बड़ी तकलीफदेह बात है, अच्छे मैच मेकर्स भी हैं मगर ज्यादातर आप यकीन करें मेरी बहन के वो इस तरीके से पैसे लूटते हैं लोगों से कि मैं बयान नहीं कर सकता। लोग आजिज आके छोड़ भी देते हैं, हर 6-7 महीने बाद वो अपना पीरियड खत्म हो जाता है, दोबारा रजिस्ट्रेशन कराती है। तो ये एक माशरे की बुराई है। अच्छे लोग भी हैं लेकिन अक्सरियत में मैंने खराबी। और सर एक बात और कहना चाहता हूँ कि शादी ब्याह को हमारे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको आसान फरमाया, आसान करें, लेकिन हम लोगों ने तकलीफ दे और मुश्किल बना दी। एक बात और करूंगा, सिलेक्शन और रिजेक्शन का ये तरीका बिल्कुल नामुनासिब है। इसका तरीका ये है कि दोनों को ना पता हो, इस तरीके से लोग उसको देख लें, लड़के को भी और लड़की को भी। इम्तियाज साहब दो छोटे छोटे सवाल मेरे पास भी हैं आपके लिए। मुझे ये बताइए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका पे जब हम नज़र डालते हैं तो इसमें कोई मुमानियत नहीं है कि लड़की या लड़की वाले रिश्ता भिजवाएं। तो हमारे यहाँ क्यों तहजीब में हमारी जो हमारा अपना कल्चर है उसमें सिर्फ यही रिवायत क्यों है कि लड़के वाले आते हैं, लड़की वाले रिश्ते में पहल क्यों नहीं कर सकते? यही तो कह रहा हूँ, ये खामी है, ये खराबी है, इसको देखना पड़ेगा। और बात दरअसल ये है कि लोग, ये मसला नहीं है, मसला ये है कि लोग फिर कीड़े जो निकालने लगते हैं ना देखने के बाद, वो मैं नहीं समझता कि कोई कमजोर दिल और हसास दिल बर्दाश्त कर सकता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच इम्तियाज साहब। अच्छा जी, 2020 साल 2020 में आप आ चुके हैं, मुझे बताएं जल्दी जल्दी आप लोगों की तरफ से, आज भी हमारे माशरे में लड़के वाले ही क्यों चाय पे आते हैं? लड़की वाले क्यों नहीं इनिशिएट कर सकते शादी का पैगाम पहुंचाने में या इंटरेस्ट शो करने में? रिदा स्टीरियोटाइप बना हुआ है, सही शुरू से देख रहे हैं हम कि भाई लड़की नहीं बता सकती उसको क्या पसंद है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ माशरे में क्या है कि ये एक रियलिटी है और ये होता है कि अगर लड़की अपनी ख्वाहिश का इजहार करेगी तो उसके ऊपर मतलब 10 चीजें बाहर ज्यादा घूम रही है ना, दुनिया ज्यादा देख रही है, इसलिए अपनी ज्यादा मर्जी चलाई जा रही है। तो ये स्टीरियोटाइप है जो चलता आ रहा है और मुझे नहीं पता ये कब तक इस तरह चलता